हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। उसी के साथ साथ हम जीडीपी और वेलफेयर को भी देखेंगे और उसी के साथ साथ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को भी देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारे जो है टॉपिक्स पढ़े हैं और आई होप सो कि आपने भी पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो बच्चों पढ़ लेना, इससे ही आपके नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इससे आगे आने वाले वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, उसी के साथ साथ हम जीडीपी और वेलफेयर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, जीडीपी हमने देखा था बच्चों, जीडीपी का जो हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड जो हमारे एग्रीगेट्स थे वो हमने देखे थे। उसके अकॉर्डिंग जीडीपी क्या था? जीडीपी था मैम कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स और जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनका मॉनेटरी वैल्यू और एक टाइम पीरियड होता था। ठीक है, यानी एक टाइम पीरियड में एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती थी उनका मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गया? हमारा जीडीपी हो गया। अब बच्चों जीडीपी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? नॉमिनल और बच्चों होता है रियल। अब ये नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या है तो इसको समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल की और उसके बाद बात करेंगे बच्चों रियल की, और देखेंगे कि अगर नॉमिनल और रियल जीडीपी में से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो कौन सी जीडीपी हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती है या फिर कौन सी जीडीपी बच्चों सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। सो बच्चों नॉमिनल जीडीपी क्या है? जैसे कि हमने जीडीपी की हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें देखा था कि एक टेरिटरी में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग पीरियड में या फिर एक हमारा फिक्स पीरियड है उसमें जितनी भी हमारी फाइनल प्रोडक्ट यानी गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस हुई है और उनका जो मॉनेटरी वैल्यू हो गया बच्चों क्या हो गया? हमारा जीडीपी हो गया। वही बच्चों क्या है? नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, यानी जो मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि 2021 चल रहा है मैम, 2021 में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, अगर उन गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है उनको उसी ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी उन गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसी ईयर की जो प्राइस है उसके बेसिस पे अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो बच्चों क्या हो गई? हमारे लिए नॉमिनल जीडीपी हो गई। तो हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट अ करंट प्राइस। एट अ करंट प्राइस यानी जिस ईयर में वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसी ईयर की जो प्राइस है, जो गुड्स और सर्विसेज की उसी ईयर की प्राइस है, हमें उससे मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे सामने जीडीपी आएगी बच्चों क्या हो जाएगी? हमारी नॉमिनल जीडीपी। याद रखना करंट प्राइस पे जो जीडीपी आई है बच्चों उसी को हम क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट अ करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक हमारे जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? उसी को हम क्या कहेंगे? करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, वो करंट मार्केट प्राइस पे उनकी वैल्यू क्या हुई है वही क्या हो गए बच्चों? हमारी नॉमिनल जीडीपी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2021 में कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स, ठीक है, उसकी प्राइस जो है बच्चों कितनी है? 10 प्राइस है, ये मैं लिख देती हूँ 10 प्राइस है। और बच्चों कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है? मान लेते हैं 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है पर अभी मान के चल रहे हैं कि 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है और प्राइस कितनी है? 10 है। ठीक है, 2021 में प्राइस है 10। सो बच्चों हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी आ जाएगी? नॉमिनल जीडीपी बच्चों यहाँ पे आ जाएगी हमारी 100 मल्टीप्लाई 10। सो यहाँ पे बच्चों 1000 क्या आ गया? हमारा 1000 हमारी नॉमिनल जीडीपी आ गई। जिस ईयर में प्रोडक्शन हुआ है उसी ईयर की करंट प्राइस से या मार्केट प्राइस से हमने क्या करा? उस ईयर में जो है मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे क्वांटिटी से। सो उस ईयर की हमें जीडीपी मिल गई और वही जीडीपी क्या हो गई? हमारी करंट प्राइस पे हमने क्या करा है? जीडीपी को कैलकुलेट किया। अब बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ अ नॉमिनल जीडीपी टेक प्राइस चेंजेस
मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड चेंजिंग इंटरेस्ट रेट। इनको किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? सबसे पहले तो हमें प्राइस चेंज को देखना है, उसके बाद में जो मनी सप्लाई है उसको देखना है, इन्फ्लेशन को देखना है, और जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस हुए हैं बच्चों इसको हमें देखना है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं रियल जीडीपी के बारे में। अब तक हमने नॉमिनल जीडीपी देखा था, अब देखेंगे बच्चों रियल जीडीपी, या फिर इसको कहेंगे जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, हमारा जीडीपी एट नॉमिनल, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी थी उसको हम करंट प्राइस पे जीडीपी कहते थे। उसी तरह बच्चों जो हमारी रियल जीडीपी है, जो कि सच में रियल है, ये क्या होगी, हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी कांस्टेंट प्राइस पे क्या है, जीडीपी है। अब बच्चों कैसे कैलकुलेट होती है? हमने करंट प्राइस पे जो जीडीपी निकाली उसमें क्या कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर ईयर में हमारा प्रोडक्शन हो रहा था उसी के हम प्राइस ले रहे थे और उसी के बेसिस में हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे थे, यही था मैम। पर मैम रियल जीडीपी क्या है, अलग है हमारे नॉमिनल जीडीपी से। इसमें क्या होता है, एक बेस ईयर होता है। क्या होता है, एक बेस ईयर होता है। अब जो बेस ईयर की जो प्राइस है, बेस ईयर में जो प्राइस डिसाइड हुई है बच्चों, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे। मान लो 2021 में क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, गुड्स का क्या हुआ मैम, प्रोडक्शन हुआ। ठीक है मैम, गुड्स और सर्विसेज बनी है। अब मैम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, तो मैम जो बेस ईयर में जो प्राइस डिसाइड हुए, जैसे ये पेन, मान लो ये पेन है, ठीक है, पेन की 1000 यूनिट का क्या हुआ है मैम, प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, हमारी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 1000 यूनिट। अब बच्चों जो प्राइस होगी, प्राइस मान लेते हैं बेस ईयर यहाँ पे 2012 ले लेते हैं। बेस ईयर हमारा क्या है, 2012 में पेन की प्राइस कितनी थी, पेन की प्राइस थी मैम 10 रुपीज। ठीक है, हमें जो 2012 में जो पेन की प्राइस थी मैम 10 रुपीज, हमारा 2021 में प्रोडक्शन हुआ कितना है पेन का, 1000। ठीक है, अब बच्चों 2021 में यानी हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर की प्राइस भी लिख लेते हैं। करंट ईयर की प्राइस हो गई मैम कितनी, मान लेते हैं करंट ईयर की प्राइस है 20 रुपीज। इसी पेन का बेस ईयर में, जो हमने बेस ईयर लिया है 2012, उसमें हमारी पेन की प्राइस थी मैम 10 रुपीज। ठीक है मैम, उसके अलावा अगर हम करंट देखें, करंट ईयर में जो प्राइस है मैम कितनी है, 20। ठीक है मैम, अब मैम क्या करना है, जो मैम यहाँ पे हमने प्रोडक्शन करा है, कितने पेन का प्रोडक्शन करा है, इस पेन के प्रोडक्शन को अगर हम बेस ईयर, ये हमारा जो बेस ईयर है, इसकी प्राइस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों जो जीडीपी आएगी वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई रियल जीडीपी। यानी हम जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे बेस ईयर, जो हमारा बेस ईयर है उसकी प्राइस के थ्रू अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी क्यों कैलकुलेट की जाती है, हमने तो मैम करंट प्राइस पे क्यों नहीं कर सकते? अगर बच्चों हम करंट प्राइस पे जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे, सो मैम कभी कभी क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाए, आउटपुट उतना ही रहे, तो क्या होता है, हमें जीडीपी ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। जीडीपी में हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी में हमने पढ़ा था कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज है उनकी क्या होनी चाहिए, वो इंक्रीज होने चाहिए, यानी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी इंक्रीज होगी और उनका मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे। पर मैम कभी कभी क्या होता है, अब हमें कह दिया कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है किस पे, करंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे इंक्रीज होने का मतलब ये है कि कभी कभी गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा, पर उनकी प्राइस इंक्रीज होगी। अब प्राइस इंक्रीज होने से हमें लग तो रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, पर एक्चुअल में कोई जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो रही है। इसीलिए मैम हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी से कैलकुलेशन करते हैं अपने जीडीपी का, और यही जीडीपी, ये रियल जीडीपी ही क्या है मैम, एक्यूरेट रिजल्ट देती है। यही बताती है कि भाई प्रीवियस ईयर या बेस ईयर से जो हम करंट ईयर में जीडीपी देख रहे हैं उसमें कितना चेंजेस आया है। तो बच्चों ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं रियल जीडीपी के बारे में। रियल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a given year expressed in a term of price of a base year। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, रियल जीडीपी में क्या है, जो हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। कैसे, हमारी जो प्राइस होगी, हमारी जो बेस ईयर की जो प्राइस होगी उसको लेके निकालते हैं, और इससे जो जीडीपी हमारे सामने आएगी वो क्या होगी मैम, रियल जीडीपी हो गई। ठीक है, अब रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट रियल जीडीपी, वी यूज बेस ईयर प्राइस एंड मल्टीप्लाई देम बाय करंट ईयर क्वांटिटीज फॉर ऑल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो करंट ईयर में
जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, बेस ईयर की जो हमारी प्राइस है उससे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मैम जो हमारी जीडीपी है वो उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी डिक्रीज हुई है, और एक्चुअल जीडीपी हमारी क्या आई है प्रीवियस ईयर से। सो मैम ये क्या हो गई, हमारी रियल जीडीपी हो गई। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनको निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे जीडीपी एट करंट प्राइस है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बच्चों इंडेक्स ऑफ करंट प्राइस, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, जो हमारा करंट में, ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस है उसको हम बच्चों यहाँ पे जो हमारे करंट ईयर की जो इंडेक्स है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बेस ईयर से। अब जो ये बेस ईयर है बच्चों कब का लिया हुआ है, 2012 का लिया हुआ। हमारा बेस ईयर हम अभी जो हमारा कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर अभी की बात करें 2021 या हमने 2020 का किया है, तो बच्चों उसमें अगर जीडीपी का कैलकुलेशन होता है तो हमारा बेस ईयर क्या है, बेस ईयर है हमारा, बेस ईयर हमारा लिया है 2012, ठीक है, 2011 और 12 हमारा बेस ईयर है, ठीक है बच्चों। तो हमारे बेस ईयर की इंडेक्स प्राइस क्या है, हमारे बेस ईयर की इंडेक्स प्राइस 100 है, ठीक है। अभी अभी हमने कहा, क्या कहा था कि भाई जो क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या करेंगे मैम, उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, सॉरी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैम किससे, हमारे बेस ईयर की जो प्राइस है उससे, ठीक है। सो हमारा रियल जीडीपी यहाँ आ गया। अब बच्चों बात है नॉमिनल जीडीपी की। सो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, जो हमारी रियल जीडीपी है, ठीक है, जो हमारी रियल जीडीपी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस इंडेक्स से, तो भी क्या निकलेगी, हमारी नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगी। इसके अलावा अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है, सो मैम हमारा क्या था, जो हमारे करंट ईयर में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर की प्राइस से, ठीक है, बेस ईयर की प्राइस से, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे सॉरी ये रियल जीडीपी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी रियल जीडीपी, ये हमारी आ जाएगी मैम रियल जीडीपी। उसी तरह बच्चों अगर हम हमारी नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, जो हमारे करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है, यानी जितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है उसको उसी ईयर की प्राइस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कैसे निकल गया, हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलेगा मैम करंट ईयर क्वांटिटी प्रोड्यूस, करंट ईयर प्रोडक्शन, करंट ईयर प्रोडक्शन को हमें क्या करना है मैम, मल्टीप्लाई करना है किससे, करंट ईयर की प्राइस से। तो इससे जो हमारी जीडीपी आई है मैम वो क्या हो गई, हमारी नॉमिनल जीडीपी, ये हमारी करंट ईयर की प्राइस हो गई, ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉमिनल करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की प्राइस, ठीक है, और जो जीडीपी आई वो हमारी नॉमिनल। रियल जीडीपी में करंट ईयर की क्वांटिटी और प्राइस कौन सी लेनी है, बेस ईयर की प्राइस लेनी है, तो ये हमारी क्या हो गई, रियल जीडीपी हो गई। अब बच्चों हमें देखना है कि अगर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों दी हुई है तो कौन सी अच्छी है। तो अगर बच्चों हमें सही से एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए कि हमारी जीडीपी में आखिर कितना चेंज हुआ है, हमारी जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, तो हमें बच्चों सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है बच्चों रियल जीडीपी। क्योंकि रियल जीडीपी में क्या होता है बच्चों, हम प्रीवियस ईयर का जो हमारी बेस जो ईयर है उसकी प्राइस लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जैसे मान लो 2012 के रिजल्ट दिए हुए हैं, 2013 के दिए हुए हैं, 2015 के दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि 2012 में उसी कमोडिटी की जो प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग जीडीपी कितना आया है, 2013 में कितना चेंजेस आया कि रियल में जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, 2015 में कितना आया है, ये हमें पता चलता है कि मैम रियल में कितना चेंजेस आया है हमारी जीडीपी में। वहीं बच्चों अगर हम नॉमिनल जीडीपी को लें, अगर हम नॉमिनल जीडीपी को लें तो बच्चों ये क्या करेगा, हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। कितनी बार क्या होता है बच्चों, आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है और प्राइस इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये पेन है, ये पेन मुझे 1 साल पहले 10 रुपए का मिल रहा था, अब बच्चों यही पेन मुझे 15 रुपए का मिल रहा है। क्वांटिटी उतनी ही है, ठीक है, क्वांटिटी का प्रोडक्शन उतना ही है, पर अब क्या हो रहा है मैम, प्राइस में चेंज हो रहा है। अब
प्राइस में चेंजेस होने से यानी प्राइस इंक्रीज होने से जीडीपी अपने आप इंक्रीज दिखाता है। पर बच्चों ये जो जीडीपी में इंक्रीज है वो वर्थफुल नहीं है, ठीक है। ये जो इंक्रीज हो रहा है ये इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है। सो मैम हम कहेंगे ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये कैलकुलेट तो करते हैं पर ये हमें सही रिजल्ट नहीं दिखाता, इसीलिए हम किसको सबसे सही मानते हैं, हम रियल जीडीपी को सही मानते हैं, क्योंकि यही हमें एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर से हमारी जो जीडीपी है उसमें कितना चेंजेस आया, इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, या फिर हमारी जीडीपी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे बेस्ट क्या है बच्चों, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देख लेते हैं कंपेयर करके नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कि भाई इनका कंपेयर करते हैं कि क्या है और सबसे बेटर क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया आपको सबसे बेटर क्या है, हमारी रियल जीडीपी है। उसी के साथ अब देख लेते हैं बच्चों कंपेयर करके। तो सबसे पहला मीनिंग देखते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी एट अ करंट मार्केट प्राइस। मीनिंग तो वैसे हम पहले ही समझ चुके हैं। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस जीडीपी, जिसमें क्या होता है कि भाई जो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो कैसे मेजर करी, हमने करंट ईयर की प्राइस से मेजर करी और इससे जो जीडीपी आ गई हमारी करंट प्राइस जीडीपी आ गई। रियल जीडीपी क्या हो गई बच्चों, हमारे रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसको हम जो बेस ईयर की जो हमारी प्राइस है उससे मेजर करते हैं और इससे जो हमारी क्या आ गई जीडीपी आ गई, वो क्या हो गई हमारी रियल जीडीपी हो गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटी इज सीन टू बी हायर बिकॉज इट डज नॉट रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड इट इज लेस रिलायबल इन कंपेयरिंग टू रियल जीडीपी। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है भाई, ऑल कमोडिटीज की जो वैल्यू है वो क्या होती है, हायर दिखती है। मैंने क्या कहा भाई, आउटपुट भले इंक्रीज ना हो, अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तब भी क्या दिख रहा है, जीडीपी इंक्रीज दिख रही है। पर बच्चों ये क्या एक्चुअल जीडीपी इंक्रीज हुई है, एक्चुअल जीडीपी इंक्रीज कब होती है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जब आउटपुट इंक्रीज हो तो क्या होता है, वो एक्चुअल जीडीपी इंक्रीज होता है। अगर बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, कमोडिटीज तो कांस्टेंट है पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों जीडीपी भी हमें इंक्रीज दिखेगा, पर एक्चुअल में वो जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ है, वो प्राइस इंक्रीज की वजह से हमें जीडीपी इंक्रीज दिख रहा है। तो हम कहेंगे मैम हायर होता है और ये जो होता है बच्चों ये इन्फ्लेशन को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, और ये बच्चों क्या होता है, लेस रिलायबल होता है, किसके कंपैरिजन में, रियल जीडीपी के कंपैरिजन में। रियल जीडीपी में देखेंगे द वैल्यू ऑफ द ऑल कमोडिटीज अपीयर लो बिकॉज इन्फ्लेशन इज रिड्यूस इन इट। अब बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो होता है बच्चों बहुत एक्यूरेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट जीडीपी को बताता है कि एक्चुअल में भाई जीडीपी आपका बढ़ा है नहीं बढ़ा है, आपका आउटपुट एक्चुअल में बढ़ा है नहीं बढ़ा है। यानी कि जब ये बताता है तो क्या बताता है कि जो कमोडिटी हुई है उसमें जो इन्फ्लेशन है वो लो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये बताता है। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन इज रिड्यूस, इससे क्या होता है बच्चों, इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है। आगे हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ द नॉमिनल जीडीपी फॉर कंपेयर्स डिफरेंट क्वार्टर्स इन अ ईयर। ठीक है, अगर हम बच्चों नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, एक ईयर में, भाई एक ईयर में कितने मंथ होते हैं मैम, 12 मंथ होते हैं। अब बच्चों नॉमिनल जीडीपी उसी करंट ईयर में क्या होती है, कैलकुलेट होती है। सो हम क्या करते हैं भाई, क्वार्टरली इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। 3-3 महीने में हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है मैम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर को। हम ईयर के बेसिस पे क्या करते हैं, यहाँ पे जीडीपी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलती है मैम, रियल जीडीपी मिलती है। जैसे कि अगर हमें 2021 की जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा मैम, हमारा बेस ईयर हो जाएगा 2011 और 12 हो जाएगा। हमारा बेस ईयर हो जाएगा मैम 11 और 12, हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा, 11 और 12 हो जाएगा और इसका इंडेक्स प्राइस क्या हो जाएगा मैम, 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे कैलकुलेशन करना है नॉमिनल और रियल जीडीपी का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें है बच्चों आगे हम समझेंगे जीडीपी डिफॉल्टर को समझेंगे। तो बच्चों जीडीपी डिफॉल्टर क्या कहता है, जीडीपी डिफॉल्टर कहता है कि भाई अगर हम नॉमिनल जीडीपी लें, अगर हम लें रियल जीडीपी, तो इन दोनों का कंपैरिजन करने पर क्या रिजल्ट आएगा ये कौन बताता है बच्चों, जीडीपी डिफॉल्टर बताता है। तो बच्चों इन द कैलकुलेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी ऑफ द करंट ईयर
द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। अगर बच्चों हम यहाँ पे रियल पे भी कैलकुलेशन करते हैं और नॉमिनल पे भी कैलकुलेशन करते हैं, सो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो तो फिक्स है, फिक्स ही है ना। हम तो प्राइस को लेते हैं भाई, जो करंट ईयर में जो प्राइस में चेंजेस हुआ है, यानी जो करंट ईयर की प्राइस है, और जो हमारी क्या है, हमारी जो प्राइस है बेस ईयर की, यानी प्राइस चेंज हो रही है, वॉल्यूम तो सेम ही है। ठीक है बच्चों, देयरफॉर इफ दिस मेजर डिफर इट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। अब देखो क्या हो रहा है, अगर करंट ईयर की हमारी चेंज हो रही है, करंट ईयर की हमारी क्या है, क्वांटिटी है, 2021 की बात कर रही हूँ, हमारी करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, मान लो प्रोडक्शन हुआ है 1000 यूनिट का। ठीक है मैम, अब बच्चों हम क्या लेते हैं, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस कितनी है, मान लो 15 रुपीज। वही बच्चों बेस ईयर की प्राइस क्या है, यहां पे लिख देती हूँ, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर की प्राइस मान लेते हैं 10 है। क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, अरे भाई क्वांटिटी तो उतनी रहेगी मैम, चेंज किस में हो रहा है, एक तो अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो हमारी प्राइस क्या ले लेंगे, हम 15 ले लेंगे। अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो हम प्राइस क्या लेंगे, हमारा 10 रुपीज ले लेंगे। ठीक है, प्राइस में चेंजेस हो रहा है, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कह रहा है बस चेंजेस किस में होगा, डिफर किस में होगा, यहाँ पे सिर्फ प्राइस लेवल में होता है बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट ईयर। सिर्फ यहाँ पे जो हमारी बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस है, इसी से क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। क्वांटिटी तो हमारी अभी भी क्या है, वो फिक्स्ड ही है, हमारा प्रोडक्शन तो क्या है, फिक्स्ड ही है भाई। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नॉमिनल एंड द रेशियो ऑफ द the ratio of the nominal to real GDP is well known as index of the price। कि एक्चुअल में कितना प्राइस इंडेक्स आएगा ये कौन बताता है बच्चों, जीडीपी डिफॉल्टर बताता है। तो इसको निकालते कैसे, दोनों का रेशो है बच्चों, तो दोनों का रेशो कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे रियल जीडीपी से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे जीडीपी डिफॉल्टर आ जाएगा। और ये हमेशा किस में होता है बच्चों, परसेंटेज के बेसिस पे ये शो होता है, हम इसको हमेशा परसेंटेज के बेसिस पे शो करेंगे। मान लो नॉमिनल जीडीपी कितना है, मान लो नॉमिनल जीडीपी आया बच्चों 1000, रियल जीडीपी कितना आया, मान लो रियल जीडीपी आया बच्चों 100। ठीक है, नहीं थोड़ा बढ़ा देते हैं, हमारा रियल जीडीपी आया है 500, हमारा रियल जीडीपी आया बच्चों 500 और इसको कर देते हैं हम 100। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सो यहाँ पे आ गया हमारा 200। तो 200 हमारा क्या हो गया बच्चों, जीडीपी डिफॉल्टर हो गया। जीडीपी डिफॉल्टर कुछ ही नहीं बताता, ये बताता है कि भाई नॉमिनल और रियल जीडीपी का यहाँ पे रेशो क्या होगा ये बताता है। और बच्चों ये बताता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में ही चेंजेस हो रहे हैं, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो हमारा जीडीपी डिफॉल्टर क्या हो गया, यहाँ पे परसेंटेज में शो हो जाएगा कि दोनों में क्या रेशो है दोनों के बीच में, और इससे हमारी इंडेक्स प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएगी। एक और चीज हमारे बच्चों हम कह रहे हैं, जीडीपी डिफॉल्टर को हम क्या कहते हैं मैम, प्राइस इंडेक्स ऑफ प्राइस भी कहते हैं। प्राइस इंडेक्स क्या है, ये हमारी कैसे डिसाइड होती है मैम, जीडीपी डिफॉल्टर से डिसाइड होती है। सो मैम यहाँ पे जीडीपी डिफॉल्टर कैसे निकालते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब बच्चों बारी है किसकी, अब बारी है बच्चों सीपीआई की, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है। हमने जीडीपी का कैलकुलेशन किया नॉमिनल और रियल दोनों में, हमने जीडीपी डिफॉल्टर का भी कैलकुलेशन किया कि कैसे निकालते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या दिखाता है, सिंपल सी बात है, जैसे हमने रियल जीडीपी में क्या देखा था, रियल जीडीपी में देखा था मैम जो प्रीवियस ईयर की प्राइस है, यानी जो बेस्ड ईयर की प्राइस है, उसका हम क्या कर रहे थे, जो करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे क्या कर रहे थे, यहाँ पे करंट ईयर में जो वैल्यू आने वाली थी गुड्स और सर्विसेज का, वो पता लगा रहे थे एज अ जीडीपी में। ठीक है मैम, ऐसे बच्चों जो कंज्यूमर है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, करंट ईयर में परचेज करेगा, प्रीवियस ईयर में भी तो परचेज किया होगा, प्रीवियस ईयर में जब परचेज किया होगा, सो बच्चों उसी गुड्स का, उसी कमोडिटी का प्रीवियस ईयर या बेस ईयर से और अब जो करंट ईयर है उसमें कितना चेंजेस आया है, उसकी वैल्यू या प्राइस में क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे वीट है, वीट सब खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूँ, सब खाते हैं, या राइस है, ठीक है यार, राइस है, सब खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूँ, ठीक है। अब मान के चलो
कि भाई 2012 में जो राइस है उसकी जो प्राइस थी बच्चों कितनी है, 10 रुपीज है। 10 रुपीज में कितना आ जाता था, 1 kg आ जाता था। ठीक है मैम, 10 रुपीज में 1 kg हमारा राइस आ जाता था। अब मैम वही 2021 में यहाँ पे क्या हुआ, चेंज होके 2021 में जो प्राइस है राइस की वो चेंज होके कितनी हो गई, यहाँ पे 25 हो गई 1 kg। ठीक है, क्या देख रहे हैं भाई, राइस तो वही है, क्वांटिटी तो हम वही ले रहे हैं, 1 किलो राइस ले रहे हैं, अब भी 1 किलो राइस ले रहे हैं। पहले हम 11 साल पहले भी क्या ले रहे थे, 1 किलो राइस ले रहे थे, अभी भी क्या ले रहे हैं, 1 किलो राइस ले रहे हैं। पहले हम कितने रुपए देते थे, हम 10 रुपए देते थे, अब हम कितने रुपए दे रहे हैं, हम 25 रुपए दे रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, अरे भाई यहाँ पे कंज्यूमर की जो इनकम है या कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज हुआ है सेम कमोडिटी को परचेज करने में। यही क्या हो गया बच्चों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। ठीक है, समझते हैं। द CPI इज व्हाट is used to measure these average change in a price over time that consumer pay for goods और services। जो बच्चों गुड्स और सर्विसेज है जो वो यूज करता है, पहले भी यूज कर रहा था, अभी भी यूज कर रहा है, उस सर्विसेज को उसी क्वांटिटी में लेने के लिए कितना प्राइस चेंज हुआ है ओवर अ टाइम। भाई एक समय अवधि में, एक टाइम पीरियड में जो प्राइजेस में चेंज हुआ है बच्चों, वो क्या हो गया हमारा कंज्यूमर, उसी को पता लगाना क्या हो गया बच्चों, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। आगे हम समझेंगे बच्चों, इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटी विच आर बॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ये जो इंडेक्स है बच्चों, क्या शो करता है, ये इंडेक्स शो करता है कि भाई एक गिवन बास्केट में, अब सिंपल सा है, कोई भी कंज्यूमर है, सिर्फ वो राइस तो खरीदेगा नहीं, उसको बहुत सारी नीड्स होती है, वो शूज़ भी लेगा, वो क्लोथ भी लेगा, बहुत सारे और उसके सेल्फ कंजम्पशन के सामान लेगा। ठीक है मैम, जो गिवन बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट दिया हुआ है जिसको जो नीड होती है कंज्यूमर की वो है, ठीक है, उनकी जो प्राइस है, ठीक है, कमोडिटी विद द ब्रॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। ठीक है, अब जो गिवन कमोडिटी है, जो उसकी बास्केट दी हुई है, उस कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, यही पता लगाना क्या हो गया, जो इंडेक्स ये बताता है वो क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बच्चों निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज इन अ करंट पीरियड। जो हमारा ईयर चल रहा है या करंट जो सिचुएशन या करंट पीरियड में है, उसमें बच्चों प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करने की कितनी कॉस्ट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, हमारे जो बेस पीरियड है यानी जो बेस ईयर है उसमें बच्चों हमने कॉस्ट कितनी लगाई है, उसी सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमने बेस ईयर में कितना पैसा दिया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों 100 से। अब इसको समझते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है इसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, मान लो कि भाई हम क्या कर रहा है, कोई भी कंज्यूमर है, 2 प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। ठीक है मैम, कौन कौन से, मान लो क्या हो गया, राइस हो गया और क्या हो गया, व्हीट हो गया। ठीक है, 2 प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, उसका बास्केट 2 ही प्रोडक्ट है। अब बच्चों मान लो यहाँ पे 2012 आ गया और यहाँ पे 2021 आ गया, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 2021 आ गया। ठीक है मैम, 2012 और 2021 आ गया। अब बच्चों 2012 में यहाँ पे मान के चलते हैं कि राइस वो कितना परचेज कर रहा था, राइस यहाँ पे बच्चों परचेज कर रहा था, जो है क्वांटिटी लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, ये हमारा हो गया राइस और ये हमारा हो गया व्हीट। ठीक है मैम, अब बच्चों देखते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे ले रहा था 5 kg। ठीक है मैम, यहाँ पे भी क्या ले रहा है 5 kg। व्हीट यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ले रहा था 10 और यहाँ पे भी ले रहा था 10। प्राइस पे क्वांटिटी हमें सेम रखनी है, प्राइस कितनी चेंज हो रही है, प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे प्राइस थी 5 रुपीज और यहाँ पे जो चेंज हुई है बच्चों, यहाँ पे प्राइस हो गई है हमारी, लेट अस सपोज दैट 10। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो प्राइस है मैम, यहाँ पे हो जाएगी 10 ले लेते हैं और यहाँ पे हो गई 20। ठीक है मैम, अब बच्चों अब देखना 2012 में यहाँ पे जो कंज्यूमर है
वो यहाँ पे जो उसको जो नीड है जो गुड्स और सर्विसेज की, अगर वो परचेज करता है, वो कमोडिटी को परचेज करता है, तो वो कितना कॉस्ट उसको अर्न करनी पड़ेगी। सो सिंपल सा मैम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ गया 25 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ गया, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो मैम यहाँ पे आ गया 100, यानी टोटल वो कितना देगा 125 रुपीज देगा। 2012 में उसको व्हीट और राइस परचेज करने के लिए मैम कितनी कॉस्ट अर्न करनी थी, यहाँ पे कितनी कॉस्ट उसको लगी थी, यहाँ पे 125 रुपए उसको देने पड़े थे। ठीक है, वही बच्चों उतनी ही क्वांटिटी है, देखो क्वांटिटी उतनी है, पहले भी 5 केजी ले रहा था, यहाँ पे 10 केजी ले रहा था, 2021 में भी 5 केजी और 10 केजी ले रहा है। अब बच्चों अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है मैम, यहाँ पे आ गया हमारा 50 और यहाँ पे 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 200। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ गया हमारा 250। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 250। अब मैम ध्यान से समझेंगे, क्वांटिटी वही थी, प्राइस में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, 2012 और 2021 की प्राइस में चेंजेस हो रहा है, क्वांटिटी हमारी वही है। अब मैम वही राइस और व्हीट को परचेज करने के लिए जहां 2012 में वो कंज्यूमर क्या दे रहा था 125 रुपए दे रहा था, वही 2021 में वो कितने रुपए देगा 250 रुपीज देगा, यानी क्वांटिटी वही है पर उसको क्या देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है। तो मैम ये क्या हो गया हमारा। अब बच्चों यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो करंट ईयर में वो कितना दे रहा है मैम 250 दे रहा है, प्रीवियस ईयर यानी बेस ईयर मान के चलते हैं, ये हमारा 2012 क्या है बेस ईयर, तो यहाँ पे 125 ये दे रहा था। अब इनका अगर हम निकालेंगे बच्चों क्या इंडेक्स प्राइस तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सो ये 200 क्या हो गया मैम, यहाँ पे 200 हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो हमने निकाला है मैम क्या हो गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया कि बेस ईयर से अगर हम कंपेयर करें करंट ईयर में जो प्राइस चेंजेस हुई है एक कंज्यूमर को वही सेम प्रोडक्ट परचेज करने में। सो ये क्या हो गया मैम हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, और कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में समझा है, उसी के साथ बच्चों एक और चीज समझ लेते हैं, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकला है जिसमें एक कंज्यूमर को देख रहा है भाई कि अगर मैं सेम क्वांटिटी प्रीवियस ईयर यानी बेस ईयर में परचेज कर रहा था वही सेम क्वांटिटी अगर मैं करंट ईयर में प्राइस करूंगा तो प्राइस में कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, या फिर हमारी इंडेक्स है उसमें कितने चेंजेस आए हैं, उसी सेम क्वांटिटी के लिए मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। उसी तरह बच्चों होलसेल प्राइस रेट भी क्या है, होलसेल प्राइस रेट कहाँ होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल क्या हो गया, कस्टमर के पास आने से पहले जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है होलसेलर को यहाँ पे सेल करता है। सो बच्चों कस्टमर के पास आने से पहले उस प्रोडक्ट की प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है वो क्या हो गया हमारा बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। अ होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज मेजर द change in the price of product before they reach customer, यानी कस्टमर के पास आने से पहले उस सेम प्रोडक्ट की प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं वो क्या हो गया बच्चों हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। कैसे निकालते हैं, सेम है हमारा जैसे सीपीआई निकाला वैसे WPI हो गया। करंट प्राइस उसी सेम क्वांटिटी की करंट प्राइस को हम डिवाइड करेंगे बेस पीरियड की जो प्राइस है उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों राइस का ही एग्जांपल लेते हैं। सो बच्चों राइस की होलसेल प्राइस कितनी थी, होलसेल प्राइस मान लेते हैं 2012 में कितनी थी। 2012 में बच्चों 2012 और यहाँ पे 2021, यहाँ पे 2012 और 2021 में। सो बच्चों होलसेल प्राइस कितनी थी 2012 में, मान के चलते हैं यहाँ पे 1 kg का लेते हैं। ठीक है, 1 kg का क्या हो गया यहाँ पे 50 रुपीज हो गया, 1 kg 50 रुपीज। अब बच्चों वही 2021 में चेंज होके कितना हो गया यहाँ पे मान लेते हैं 80 रुपीज, यानी कि भाई 2012 में होलसेल प्राइस कितनी थी 50 रुपीज थी, वही 2021 में कितनी होगी 80 होगी, यानी जो प्राइस में चेंजेस हो रहा है।
जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट आने से पहले जो प्राइस में चेंजेस हो रहा है, दैट इज व्हाट होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। तो ये हो गई हमारी क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हो गया। सो बच्चों यहाँ पे हमने CPI देखा और हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा। ठीक है बच्चों, उसी के अलावा एक और देख लेते हैं बच्चों CPI और WPI में कि भाई CPI और WPI में क्या डिफरेंस है। सो अगर हम देखें CPI एंड एनालॉगली WPI may differ from GDP defaulter because अब बच्चों जो CPI और WPI है वो बच्चों कभी कभी क्या होता है बच्चों अलग होता है, यानी डिफर होता है किससे, GDP डेफ्लेटर से। कैसे, तो पहले देखते हैं द गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री। GDP डिफॉल्टर टेक इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कह रहा है, अरे भाई कुछ कुछ ऐसे गुड्स भी तो प्रोड्यूस होते हैं जिनको क्या करता है भाई कंज्यूमर परचेज नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, द गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस। ठीक है, यानी जितना फर्म ने प्रोड्यूस किया अब जरूरी थोड़ा वो सब सेल हो गया, नहीं है ना। अरे भाई कुछ तो अनसोल्ड स्टॉक भी तो रहता है। ठीक है, अब बच्चों जो यहाँ पे CPI है वो तो ये करता है रिप्रेजेंट कि भाई कितना परचेज किया है। भाई परचेज कोई तो रिप्रेजेंट करेगा, कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट आया है तभी तो वो प्राइस को देखता है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर जो परचेज नहीं किया है उसको भी क्या करता है बच्चों, यहाँ पे द गुड्स ऑफ परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे जितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है ये रिप्रेजेंट नहीं करता, दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब GDP डिफॉल्टर क्या कहता है, टेक इनटू अकाउंट्स ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज। और GDP क्या कहता है कि भाई जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम क्या ले रहे हैं, उनको हम अपने कैलकुलेशन में ले रहे हैं। सो यहाँ पे CPI तो क्या ले रहा है भाई कंज्यूमर कितना परचेज कर रहा है, और GDP डिफॉल्टर क्या ले रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो सेल हुआ है नहीं हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या ले रहे हैं सिर्फ जो प्रोड्यूस हो गया है उसको। तो इसीलिए बच्चों क्या होंगे, चेंजेस होते हैं, दोनों में क्या होती है, डिफरेंस होता रहता है। आगे देखेंगे बच्चों, CPI इंक्लूड प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, हैंस इट इज इंक्लूड प्राइस ऑफ इंपोर्टेंट गुड्स। GDP डिफॉल्टर डज नॉट इंक्लूड प्राइस ऑफ इंपोर्टेंट गुड्स, जो इंपोर्ट हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, CPI में क्या होता है बच्चों, जो गुड्स कंज्यूम हुए हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो इंपोर्ट गुड्स हैं उनको भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। वहीं GDP में बच्चों जो इंपोर्ट गुड्स हुए हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। सिंपल सा, कोई कंज्यूमर है, जरूरी थोड़ा ना कि वो इंडिया में बनी हुई चीज ही कंज्यूम कर रहा है या इंडिया में बनी हुई चीज का ही यूज कर रहा है। कितनी बार फॉरेन से जो चीज आती है, इंपोर्ट जो होती है उसका भी तो यूज करता है। तो CPI में तो भाई इंपोर्ट चीज इंक्लूड होगी। वहीं बच्चों अगर हम GDP डिफॉल्टर की बात करें तो मैम यहाँ पे इंपोर्ट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जब नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस तो पाया जाएगा। सो मैम दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे दूसरा टॉपिक ये हो गया कि भाई यहाँ पे इंपोर्ट CPI में इंपोर्ट को इंक्लूड करते हैं और GDP डिफॉल्टर में इंक्लूड नहीं करते। अगला है बच्चों, द वेट आर कांस्टेंट इन CPI। ठीक है बच्चों, वेट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड्स इन GDP डिफॉल्टर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों CPI में जो वेट लिया गया है, जो वेट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पर अगर हम GDP डिफॉल्टर की बात करें तो मैम यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता रहता है, उसमें डिफरेंस होता रहता है। और इसी की वजह से क्या है, यहाँ पे GDP डिफॉल्टर और CPI और WPI क्या होते हैं मैम, अलग अलग होते हैं। और आई होप सो कि आपको भी समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे हमारा जो GDP डिफॉल्टर है और CPI और WPI दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, एक मत समझना, एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं GDP और वेलफेयर के बारे में। GDP हमने पढ़ा, GDP क्या है कि भाई एक करंट ईयर में एक जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, उन सब का मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गया मैम, GDP हो गया। अब बच्चों जैसे GDP इंक्रीज होगा, GDP जैसे जैसे इंक्रीज होता है, GDP जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो हम मान के चलते हैं मैम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है, या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज होगा। कैसे, अरे भाई जैसे GDP इंक्रीज होता है तो मैम ग्रोथ होती है,
पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। अब जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी यानी कि इस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों की इनकम क्या हो रही है मैम, इंक्रीज हो रही है। अब जब सभी लोगों की इनकम जो है इंक्रीज होगी तो वो अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। यानी कि हम करेंगे मैम जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होता है वैसे वैसे लोगों का क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। यहाँ पे बच्चों हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो हम मान के चलते हैं बच्चों, हम ये सोचते भी, हम मानते भी हैं कि जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। पर बच्चों क्या जब जीडीपी इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। देखो वेलफेयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अंतर है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलफेयर में अंतर है। तो बच्चों क्या जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होगा क्या वेलफेयर भी इंक्रीज होगा? तो मैम यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बताती है कि जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होगा लोगों का वेलफेयर इंक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर बच्चों जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हुआ है सो बच्चों हम मान के चलते हैं कि भाई जीडीपी के साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है। पर बच्चों अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से ना हो तब क्या होगा, तब बच्चों अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। कैसे समझते हैं, हाउ यूनिफॉर्म इट इज। If GDP of the country is rising, the welfare may not rise as the consequence. ठीक है, जैसे जैसे GDP राइज हो रहा है जरूरी नहीं है कि उसके साथ साथ वेलफेयर भी राइज हो, ठीक है। GDP में भी concentrated in the hands of very few individual or firm. For the rest, the income may be have fallen. Welfare of the entire country cannot be said to be a increase. कैसे देखते हैं, समझते हैं। देखो सिंपल सा है, मान लो भाई कि क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या फिर पर पर्सन जो इनकम है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मान लेते हैं किसी भी इकोनॉमी में क्या हो रही है, इकोनॉमी है मैम, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में 100 पीपल है, भाई लोग कितने हैं, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है मैम। अब 100 लोगों की बच्चों क्या है, यहाँ पे मान के चलते हैं 100 लोगों की जो इनकम है, पर पर्सन की इनकम कितनी मैम, 10 रुपीज है पर पर्सन इनकम। कोई ईयर है, मान लेते हैं 2012 ईयर, 2012 में किसी इकोनॉमी में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और उन 100 लोगों की इनकम कितनी है मैम, 10 रुपीज पर पर्सन इनकम है। सो मैम यहाँ पे ओवरऑल हमारा जीडीपी कितना हो गया, यानी ओवरऑल इनकम कितनी हो गई, तो हम कहेंगे मैम हम 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, तो हमारी ओवरऑल इनकम कितनी हो गई, यहाँ पे 1000 हो गई, ठीक है। हम इनकम मेथड से देख रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल इनकम हो गई मैम 1000, और यही हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है, ये हमारी नेशनल इनकम हो गई। इनकम मेथड का यूज कर रहे हैं, इनकम मेथड में क्या करते थे, सारी इनकम को ऐड कर लेते थे। इनकम मेथड के अकॉर्डिंग ये हमारी क्या हो गई मैम, ये हमारी नेशनल इनकम हो गई, मान के चलते। अब बच्चों कोई और ईयर ले लेते हैं, इकोनॉमी हमारी सेम है, ईयर ले लेते हैं हम 2021 ले लेते हैं, जो कि हमारा चल रहा है, 2021 ले लेते हैं। अब बच्चों लोग तो कितने हैं, 100 ही है, ठीक है मैम। अब इन 100 लोगों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों 90 एक तरफ 90 लोग हो गए, एक तरफ हो गए मैम 10, ठीक है। ये जो 90 लोग हैं इनकी इनकम कितनी है, मान के चलते हैं इनकी इनकम कितनी है मैम, अभी भी 10 रुपए है, और जो 10 लोग हैं उनकी इनकम कितनी है मैम, 20 रुपए, ठीक है मैम। अब बच्चों बताओ कितनी इनकम होगी, अब 90 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 90 लोग तो क्या कर रहे हैं, 10 रुपए इनकम मिल रही है उनको। सो मैम यहाँ पे कितना हो गया, 900 हो गया, ठीक है। वही जो मैम रिमेनिंग 10 थे उनकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, कितनी हो गई, 20 हो गई। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है मैम। यानी अगर इन दोनों को जोड़े, इनकम मेथड में हम क्या कर रहे थे, लोगों की इनकम को जोड़ रहे थे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 900 प्लस 200 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया मैम, 1100। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम क्या हो रहा है कि 2012 में क्या था,
यहाँ पे इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम थी हमारी 1000। वहीं अगर हम बात करें 2021 में तो हमारी इनकम कितनी हो गई, हमारी इनकम बढ़ के मैम हो गई यहाँ पे कितनी 1100। ठीक है, क्या हो रहा है हमारी इनकम मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, नेशनल इनकम बढ़ के कितनी हो गई है मैम 1100 हो गई। पर बच्चों ये जो बढ़ रहा है क्या ये एक्यूरेट है? यहाँ पे बच्चों जो इकोनॉमी है उसमें ज़्यादातर जो लोग थे 90% जो लोग थे बच्चों, उनकी इनकम तो क्या है अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, अभी भी क्या है मैम कांस्टेंट है। और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो मैम 10% जो लोग हैं उनकी इनकम में इंक्रीज हुआ है। रियल इनकम में जो रियल इंक्रीमेंट होना चाहिए था सभी लोगों का, पर पर्सन जो है लोगों का क्या होना चाहिए, पर पर्सन इनकम इंक्रीमेंट होना चाहिए, पर यहाँ पे 90% लोगों का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उनकी इनकम कांस्टेंट है। सिर्फ 10% लोगों का ही क्या हुआ है, इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है। सो मैम यहाँ पे भले ही नेशनल इनकम हमें बढ़ी हुई दिखेगी पर वे एक्चुअल में नहीं बढ़ी है। यहाँ पे जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मैम वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये वेलफेयर बढ़ा है, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा है। अभी भी जो 2012 में जो लोग जैसे जी रहे थे अभी भी क्या कर रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा है। सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ है? तो मैम यहाँ पे क्या हो गया, जीडीपी में भी concentrated in the hands of few individual और firm। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जीडीपी का जो लाभ है वो कौन ले रहा है मैम, यहाँ पे जो few इंडस्ट्रीज और जो इंडिविजुअल है वही इसका लाभ ले रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। उसके अलावा फॉर द रेस्ट जो बाकी रह गए, वो जो 90 लोग जो बाकी रह गए, ठीक है, द इनकम में भी फैक्ट है फॉलन, और उसकी इनकम में भी कांस्टेंट हो और में भी क्या हो कम हो जाए। ठीक है, और वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी कैन नॉट बी सेड टू बी इंक्रीज। तो हम कहेंगे ये भले आपका भाई नेशनल इनकम बढ़ रही है पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई पूरा इकोनॉमी में पूरा वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। भले आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है पर वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ये जो जीडीपी है इसका यहाँ पे प्रॉफिट कौन उठा रहा है, इसका एडवांटेज कौन ले रहा है, कुछ ही लोग ले रहे हैं। सिर्फ ये जो 10 लोग हैं, ये जो 10 लोग हैं वही क्या ले रहे हैं मैम, इसका प्रॉफिट ले रहे हैं, बाकी एडवांटेज ले रहे हैं। बाकी जो 90% जो लोग हैं वो क्या ले रहे हैं, इनको कोई भी एडवांटेज नहीं हो रहा, बल्कि उनकी इनकम जो है वो क्या हो रही है, गिर रही है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों ये हम नहीं कह सकते कि जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। अगला है मैम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब बच्चों बहुत सारा जो एक्सचेंज होता है वो नॉन मॉनेटरी होता है। जैसे कि हमारी मम्मी हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, गार्डनिंग करती है, तो हम किसी भी तरह का कोई पैसा देते हैं उनको? नहीं मैम। वैसे बच्चों इनफॉर्मल जो सेक्टर्स होते हैं उसमें अगर कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे भी मॉनेटरी का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे मान लो कि 2 पर्सन है, इन जो हमारा जो है अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, ठीक है। अब बच्चों उस सेक्टर में क्या है, 2 लोग हैं, 2 पर्सन है। अब बच्चों ए ने बी से कहा कि भाई मेरे लिए कुछ कर देना, मेरा घर बन रहा है उसमें हेल्प करने आ जाना, और फिर यहाँ पे बी ने उसके बदले में क्या दिया, ए ने कहा बी को कि भाई मेरे यहाँ पे काम करने आ जाना, तो बी चला गया काम करने। अब बदले में उसको पैसे नहीं दिया, उसके बदले में कुछ और चीज दे दी, कुछ और चीज दे दी, यानी क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है पर यहाँ पे क्या हो गया मैम, यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो हम सर्विसेज ले रहे हैं उसके बदले में हमने कोई मॉनेटरी पे नहीं किया है, बल्कि हमने क्या कर दिया, उसको कोई प्रोडक्ट दे दिया या गुड दे दिया। तो मैम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो एक तरह से बार्टर सिस्टम हो गया, और जो बार्टर सिस्टम है तो वो हमारी जीडीपी में तो काउंट ही नहीं होगा, जीडीपी में तो काउंट ही नहीं होगा। जीडीपी में तो हम किसको लेते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को ही लेते हैं। तो मैम उस केस में क्या होगा, हमें हमारा जो जीडीपी है वो कोई इंक्रीज नहीं होगा और कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाता है। तो हम कहेंगे मैनी एक्टिविटी इन अ इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन अ मॉनेटरी टर्म। फॉर एग्जाम्पल द डोमेस्टिक सर्विसेज वुमन प्रिफर परफॉर्म एट होम। ठीक है, बहुत सारी जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है पर मैम यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये भी हमारे क्या होगा, जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। अब जब जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा सो वेलफेयर में कैसे होगा, सो हम कहेंगे जीडीपी कैलकुलेटेड इन द स्टैंडर्ड मैनर मे नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री। सो मैम यहाँ पे मैम क्या होता है, यहाँ पे जो है जीडीपी जो कैलकुलेशन होता है वो स्टैंडर्ड मैनर में नहीं हो रहा है और इसकी वजह से ये हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है कि भाई कितना प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, और कितना
यहाँ पे वेल बीइंग हो रहा है कंट्री के लिए। तो इसीलिए बच्चों हमारा जो जीडीपी है और वेलफेयर है वो इक्वल नहीं होता है, या जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होगा वैसे वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा बच्चों अगर इस केस में हम देखें तो इस केस में हम क्या करते हैं मैम, हम तो देखते ही नहीं है मॉनेटरी एक्सचेंज को, पर प्रोडक्टिविटी तो हो रही है भाई, कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विसेज बन रही होगी, तो यहाँ पे क्या है, हम पे नहीं करते। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है बच्चों जो जीडीपी है उसका अंडर एस्टिमेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जीडीपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा होना चाहिए था जीडीपी, पर यहाँ पे अंडर एस्टिमेट हो रही है। आगे हम देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, अंडर एस्टिमेशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अंडर एस्टिमेशन होगा जीडीपी का। अगला है मैम यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, अगर कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, अब उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जो ह्यूमन बीइंग है या जो इन्वायरमेंट है, अगर उसको किसी भी तरह का एडवांटेज हो रहा है या किसी भी तरह का कोई हार्म हो रहा है या लॉस हो रहा है, सो मैम ये भी हम कैलकुलेट नहीं करते जीडीपी में। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारी रिफाइनरीज होती है बच्चों, ऑयल रिफाइनरीज होती है। ठीक है मैम, ऑयल निकलता है, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जो कि लैंड में, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो गया। अगर हम उससे क्या ले रहे हैं, हम लैंड से कोई भी नेचुरल रिसोर्स ले रहे हैं यानी ऑयल ले रहे हैं, सो मैम वो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई। ठीक है, रिफाइनरीज लगती हैं, ऑयल निकालती हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है, ऑयल आ रहा है हमारे पास, गैस आ रही है, ठीक है मैम, डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। पर मैम जो ऑयल प्रोसेस होता है उससे वो जो ऑयल है उसका जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं आसपास के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हार्म पहुंचाता है। जैसे मान लो जो ये रिफाइनरीज है, इसका जो वेस्टेज है वो कहाँ जा रहा है, हमारे वाटर रिसोर्स में जा रहा है। उसके पास क्या है बच्चों, कोई वाटर रिसोर्स है और उसमें क्या जा रहा है, हमारा जो ऑयल का जो वेस्टेज है वो जा रहा है हमारे वाटर रिसोर्स में। ठीक है मैम, अब बच्चों वाटर रिसोर्स यहाँ क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, हार्म हो रहा है। अब इस वाटर रिसोर्सेज का यूज कौन लेते हैं, हम लोग लेते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग लेते हैं। सो हमारा भी यहाँ क्या होगा बच्चों, हमारी हेल्थ पे भी क्या होगा, इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम भाई कुछ ना कुछ वेस्टेज जा रहा है हमारा, और यहाँ पे वाटर रिसोर्स क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। वो अगर वही पानी हम पिएंगे तो हमें क्या करेगा, वो हार्म करेगा। उसके अलावा बच्चों जो वाटर रिसोर्सेज में जो भी हमारे फिश होती है या फिर जो प्लांट्स होते हैं, उनको भी क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। सो मैम ये जो हार्म होता है ये भी जीडीपी में इनकी जो पेनल्टीज होती है या इनको पेड किया जाता है इनके लिए, ये भी हमारा कैलकुलेट नहीं होता है जीडीपी में। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट और अ हार्म अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। मतलब ये क्यों होता है, ये होता है मैम यहाँ पे फर्म अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है तो उससे बेनिफिट भी हो सकता है, हार्म भी हो सकता है। अब जो बेनिफिट और हार्म होता है, सो मैम इसका जो कॉज होता है उसको यहाँ पे ना तो वो पेड करते हैं ना ही पेनल्टी देते हैं। ठीक है, इफ वी टेक जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी वी शैल बी ओवर एस्टिमेट द एक्चुअल वेलफेयर। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एडवांटेज हुआ है, मान के चल रहे हैं कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी बनी है तो उससे आसपास की जो एरिया है उसको यहाँ पे एडवांटेज हुआ है, उसको बेनिफिट हुआ है, तो उस चीज में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीडीपी को ओवर एस्टिमेट करते हैं। वही बच्चों this was the example of a negative externalities. There can be cause of positive externalities as well. In such case GDP will underestimate the actual welfare of the economy. Sorry, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव आ गया, हमारा हार्म हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों, ओवर एस्टिमेशन हो गया। हमने जो हार्म हुआ है उसको तो एस्टिमेट किया ही नहीं, अगर उसको एस्टिमेट करेंगे तो जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर मैम वही अगर बेनिफिट हो रहा है तो उस चक्कर में भी हम क्या करते हैं, जीडीपी में उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, वो अंडर एस्टिमेट। दोनों, अगर कोई हार्म हो रहा है उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, सो मैम हम क्या करेंगे, जीडीपी को ओवर एस्टिमेट करेंगे। अगर कोई एडवांटेज हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी के आसपास के एरिया में, सो मैम इसको क्या कहेंगे, हम जीडीपी तो कैलकुलेट कर रहे हैं पर उस बेनिफिट को ऐड नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या हो गया, अंडर एस्टिमेट हो गया। सो बच्चों हमने देख लिया कि मैम जीडीपी और वेलफेयर हमेशा जरूरी नहीं है कि साथ साथ चले। ये वैसे तो मैम मान के चलते हैं कि अगर जीडीपी इंक्रीज होगा तो वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, पर ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जीडीपी जैसे जैसे इंक्रीज होगा जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी इंक्रीज हो, और ये 3 केसेस हमने देख लिए। सो बच्चों आज हमने जाना
कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, उसी के साथ साथ हमने जीडीपी और वेलफेयर के बारे में समझा। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।